हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल समीकरण का डेरिवेशन सीखेंगे। यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह इक्वेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर या कोई भी ट्रांसफार्मर हो, सबके लिए एक ही होता है। तो हम लोग सीखने में आसानी हो इसके लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वोल्टेज V1 और सेकेंडरी वोल्टेज V2। हम लोग मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या N1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या N2 है। और प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई के द्वारा उत्पन्न अधिकतम फ्लक्स, ये मैक्सिमम फ्लक्स है, मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, फाई m मान लिया गया है। और ये आपकी F है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, जो सप्लाई प्राइमरी साइड को दी जा रही है, इसे सप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज़ में। दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और फ्रीक्वेंसी का मात्रक ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इस चित्र में चुंबकीय फ्लक्स का साइन वेग दिखाया गया है समय के सापेक्ष। ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव है ना। पॉजिटिव में आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव साइड में आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब चूंकि हमारा सप्लाई कैसा है ट्रांसफार्मर का, एसी है, अब प्रत्यावर्ती धारा फ्लो हो रही है, तो अब जो फ्लक्स बन रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में वो भी प्रत्यावर्ती नेचर का होगा, उसी स्वभाव का होगा। तो इसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का भी जो साइन वेव बनेगा वो आपके प्रत्यावर्ती धारा की तरह बनेगा, है ना। ये फ्लक्स का पूरा एक साइकिल दिखाया गया है, एक चक्र, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों मिला करके एक साइकिल है ना। तो ये आपका आवर्तकाल है। आवर्तकाल क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र में लिया गया पूरा समय जो होता है आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहलाता है ना। अब ट्रांसफार्मर को जैसे ही सप्लाई दिया जाता है, तो जैसे जैसे आपका प्रत्यावर्ती धारा बढ़ता है वैसे वैसे आपका फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका प्रत्यावर्ती धारा होता है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, तो दो पीक पॉइंट है, एक निगेटिव हाफ साइकिल में और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, है ना। जब वाइंडिंग में धारा का मान अधिकतम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स फाई भी अधिकतम होगा। तो इस बिंदु पर फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, ये आपका फाई m अपने पीक पॉइंट पर होगा, अपने अधिकतम वैल्यू पर होगा। और नेगेटिव साइकिल में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से कि जीरो से अधिकतम मान तक पहुँचने में फ्लक्स को कितना समय लग रहा है, T/4। ये पूरा कितना है, T है, इसका आधा कितना होगा, T/2। तो ये इसका आधा कितना हो जाएगा, T/4। तो T/4 टाइम में, T/4 सेकेंड में आपका फ्लक्स का मान अधिकतम हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं इस समय में फ्लक्स परिवर्तन की औसत दर। औसत दर बराबर क्या हो जाएगा, कितना फ्लक्स परिवर्तन हुआ, फाई m - 0, तो फाई m होगा ऊपर, और नीचे कितना टाइम लगा लास्ट टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम, तो T/4 - 0, T/4 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 ऊपर जाएगा, 4 फाई m/T। अब ये T है, 1/T है, तो 1/T इक्वल टू क्या होता है, F। ये हो जाएगा आपका 4 फाई m F।
याद रखिए आप लोग, यहाँ लिख लीजिए F इक्वल टू 1/T हर्ट्ज़, ठीक है। और मात्रक क्या होगा इसका, ऊपर वेबर है नीचे सेकेंड है, तो हो जाएगा आपका मात्रक वेबर प्रति सेकेंड। अब इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो वेबर पर सेकेंड या वोल्ट, ये दोनों मात्रक याद रखिए। तो अभी ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला है एक टर्न का। अभी हम ये प्राइमरी साइड कितना है, n टर्न है, n1 टर्न है, लेकिन हम लिए हैं अभी एक टर्न का। तो एक टर्न में इतना EMF, इतना कहें या इतना कहें 4-5 F, इतना वोल्ट EMF जनरेट होगा। तो ये आपका क्या है, प्रति टर्न प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल क्या है आपका, 4-5 F वेबर प्रति सेकेंड या वोल्ट। तो अभी हम लोग ने निकाला प्रति टर्न प्रेरित EMF, वो भी एवरेज वैल्यू है ना। अभी हमें चाहिए क्या, RMS वैल्यू, क्योंकि प्रत्यावर्ती राशियों का जो मेजरिंग की जाती है वो RMS नहीं की जाती है ना। तो हमें AC राशियों में पता है प्रत्यावर्ती साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.11 होता है, और यह होता है आपका RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपका RMS वैल्यू हो जाएगा 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम लोग प्रति टर्न प्रेरित RMS EMF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.11 इंटू 4-5 इतना वोल्ट हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, 4.445 वोल्ट, ओके। अभी हम लोगों ने निकाला ये प्राइमरी वाइंडिंग था, इसमें एक टर्न में इतना EMF जनरेट हुआ, वो भी RMS मान। तो हमें निकालना है पूरी प्राइमरी वाइंडिंग का। तो पूरी प्राइमरी वाइंडिंग कितने टर्न है, N1 टर्न है, N1 टर्न है। अब ये निकला एक टर्न का, तो 2 टर्न का क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का होगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ऐसे ही इसमें N टर्न है तो N का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लिखेंगे N1 टर्न या प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF का RMS मान क्या हो जाएगा, 4.445 F इंटू N1 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका आ गया E1 इक्वल टू 4.445 F इंटू N1 वोल्ट, ठीक है।
अब फाई एम का मान यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 4 फाई एम N1 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा E1 इक्वल टू 4.44 फाई एम की जगह BM इंटू A इंटू F इंटू N1 बोल्ट। चूँकि फाई एम इक्वल टू क्या होता है BM इंटू A, ठीक है, आप लोग याद रखिए। ये सूत्र होता है जो कि फ्लक्स अधिकतम है तो फ्लक्स घनत्व भी अधिकतम होगा। और ये क्या है, ये कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये आ गया आपके ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन, ठीक है। ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग का है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का निकालना हो तो उसका भी निकल जाएगा। बस E1 की जगह E2 लिखेंगे और बाकी सब वैसे ही रहेगा। BM A F, अब प्राइमरी में था तो प्राइमरी जो टर्न था N1 वो लिए थे। अब यहाँ पर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग लिखना है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF क्या हो जाएगा, उसमें टर्न कितना था N2, तो यहाँ पर N1 की जगह N2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस EMF। अब इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो किसी में भी, वो समानुपाती किसके होता है, अधिकतम फ्लक्स के, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के, और जितना उसमें टर्न होता है, अर्थात EMF प्रोपोर्शनल फाई एम, प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी और प्रोपोर्शनल उसका जो टर्न है। तो जो EMF जनरेट होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में वो फ्लक्स के समानुपाती होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी समानुपाती होती है सप्लाई की, और कितना टर्न है उसके भी समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे EMF बढ़ेगा उसी रेशियो में, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में हमारा इंड्यूस्ड EMF बढ़ेगा। अगर टर्न ज़्यादा है तो सब इंड्यूस्ड EMF भी ज़्यादा होगा, टर्न कम है तो इंड्यूस्ड EMF आपका कम होगा। तो इसीलिए हम लोग अभी बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन। तो क्या होता है, जिस साइड, अगर ये दो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, अगर इधर टर्न ज़्यादा है तो इसके अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार इधर वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जिस साइड हमें वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाना होता है, ज़्यादा लेना होता है ट्रांसफार्मर के, उस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है, ठीक है। टर्न कम होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF कम हो जाएगा। तो यही रीज़न होता है कि ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में टर्न अधिक होते हैं उस साइड का वोल्टेज ज़्यादा होता है। फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ता है, EMF बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और साथ में दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।